हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि कल का वीडियो मैं कि जो कि बीटीसी के एग्ज़ाम के लिए जो बना रहा था, वो वीडियो मेरी क्या होती रुक गई थी। ठीक है, तो हमने बोला था आप लोगों कि 2 पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा, बट मैं 2 पार्ट में नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मतलब एक ही पार्ट में जितने भी 2-3 घंटे लगे सबको एक ही पार्ट में कंप्लीट करा के डाल दूँ, ऐसे सही रहेगा। ठीक है, ऐसे पार्ट में अलग हो जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, स्टार्ट करते। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा का पार्ट प्रिंट करके फिर हमको अपलोड करना होगा, साथ में अपलोड कर देंगे दोनों। अब आइए गाइस, यहीं पर हम लोग थे, कहाँ पे थे कि भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है। आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे थे हम। तो देखो, भाषा का स्वरूप बनाए रखने के लिए शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। सही बात है। आप लोग मेरे जो जो हम बोलते रहते पढ़ते हैं, तो उसको आप लोग ना ध्यान से सुनेंगे ना, तो उसका आप लोग को उसका महत्व तुरंत निकल जाएगा, क्या है कैसे बोल रहा है। भाषा का स्वरूप बनाए रखने के लिए शुद्ध उच्चारण अति आवश्यक है। बिना शुद्ध उच्चारण के भाषा का ज्ञान असंभव है। अतः भाषा के ज्ञान के लिए शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। एक शिक्षक के रूप में हिंदी शब्दों का शुद्ध उच्चारण का अभ्यास बच्चों को कराएगा तथा अक्षरों एवं मात्राओं का ज्ञान भी सिखाएगा। उन्हें शब्द रचना तथा शब्दों के रूप परिवर्तन के नियम से भली भांति अवगत कराकर समस्या संबंधित अन्य बातों को समझाएंगे। ठीक है, होगा। अब गाइस देखें नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी है। हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी है ना तो देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या आप लोगों को कल भी बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। इन ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह हमारा वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में अग्रवर्त 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, अयोगवाद 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 तथा द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। स्वर आ ई उ बड़ा ऊ री ओ बड़ा ऊ, मतलब ओ, ये सब अयोगवाग में 2 आते हैं। अयोगवाग में ना और अंग अंग मतलब ये दोनों आते हैं अयोगवाग में। ठीक है, स्वर में 11 आते हैं, अयोगवाग में 2 आते हैं। उसके हमारा व्यंजन, व्यंजन के बारे में अभी देखो गाइस जी, क वर्ग का है, च वर्ग का है, ट वर्ग का है, नहीं जो क च ट त प। इ प वर्ग का है, अंतस्थ व्यंजन है। यरलवा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स उष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत्रि त्र ज्ञ स्र, ये सब ना किसमें होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन में ड़ और ढ आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे व्यंजन हो गए। अब गाइस यहीं पर जैसे याद कर लेते हैं। देखिए आइए कुछ आप लोग को ट्रिक बता देते हैं। जैसे इसको आप लोग याद रखिए, के टी एम डी ओ। ये गाइज आप लोग याद रखिए, क्या याद रखिए, के टी एम डी ओ। क्या होता है के टी एम डी ओ, के टी एम बाइक चलिए, डी ओ भी है, तो क्या है के टी एम डी ओ याद करेंगे। अब गाइज जब कहोगे सर के टी एम डी ओ क्या बता रहे हैं आप, देखिए के टी एम डी ओ बताएं क्या है। देखो, क से पूछ देता ना कि क से क्या होता है कंठ, क से क्या होता है हमारा कंठ, और ट से क्या होता है तालु, ओ से म से क्या होता है मुद, के टी एम डी ओ, और म से मुद्दा, मुद्दा मुद्दा करें म से के कंठ तालु मुद्दा। ठीक है, कंठ तालु मुद्दा, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ ना। तो नहीं बोलते कि कंठ का उच्चारण कौन सा स्थान है, कौन सा है, तो देखिए कंठ का कौन सा है हमारा, देखो क में क ख ग घ ये सब कंठ का उच्चारण है। तालु में च छ ज झ ये सब तालु का उच्चारण है। अब मुर्दा में ना जो मुर्दा से होते हैं ट ठ ड ड़ ढ ढ, ये सब मुर्दा का। और तो दंत में ना, जैसे दंत से टकरा, दंत का कौन है, त थ द न, त थ द ध न, ये सब के दंत का। ओष्ठ का प फ ब भ म, ये सब है। आयरलव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन स होते हैं। संयुक्त व्यंजन छ त्रियज्ञ होते हैं। द्विगुण व्यंजन ढ होते हैं। आप लोग इसको याद रखिए। और एक और रखिए था, बताएं क्या, देखो इसको रखिएगा ए यम फिर ए। देखो क्या होता है ना, ई क्या हमारा अल्प पड़ा महापड़ा, अल्प पड़ा महापड़ा अल्प पड़ा, तो क्या होगा, ऐसे हमें याद रहेगा। ठीक है ना, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट कुछ नीचे क्या दिया है,
कुछ भी कुछ ध्वनि विदेशी भाषाओं में ली गई है जिन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। देखो आगत किसे, आगत ऐसे को आगत मतलब कि नहीं, कोई आ गया विदेश से, क्या आ गया, कोई विदेश से आ गया तो उसको हमने कहा आगत हो गया, आगत है। तो उसी इसी तरह हम याद कर लेंगे कि कुछ ध्वनि विदेश भाषाओं से ली गई जिसे हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। तो पूछेगा कि आगत ध्वनि किसको कहते हैं, तो वह ध्वनि जो कि विदेशी भाषाओं से ली गई उन्हें आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। ठीक है। ज तथा फ अरबी तथा अंग्रेजी भाषा में ग्रहण किए गए हैं ना, उन्हें क्रमशः नुक्ता एवं अर्धचंद्र ध्वनियाँ कहते हैं ना। ये जो ज है और फ है, ये अरबी तथा अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। और जिसे क्या है ना, नुक्ता एक जो ये होता है ना, ये जो है ना, देखिएगा इस बता दें आप, अर्धचंद्र ध्वनि कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ फ है, फ के नीचे ये वाला है ना बूंदा ना, तो इस बूंदा को हम क्या कहते हैं मालूम है, नुक्ता कहते हैं। नुक्ता कहते हैं या तो अर्धचंद्र ध्वनियाँ कहते हैं। तो गाइस ज़्यादातर नुक्ता होता है। ठीक है, ये क्या है, नुक्ता है। जैसे कि कोई भी चीज़ लिखा है ना, कोई चीज़ ऐसा चीज़ जो लिखा है, ठीक है ना, जैसे कि जयमा ही मान लो, जयमा लिख दिए, यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, नुक्ता का इस्तेमाल किया, हम किसका किए, नुक्ता का। तो हमारा इसी को बोल रहा है ये क्या है, नुक्ता होता है या तो ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है। अब गाइस ये देखिए क्या पंचम वर्ड यहीं पे देखिए क्या होता है, पंचम वर्ड देखिए ये है ना मेरा पंचम वर्ड। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पंचम वर्ड को ड़ अ न म, ये सब क्या है, पूरे पंचम वर्ड है। तो वही कहा है कि ण अ न म, ये सब पंचम वर्ड कहलाते हैं। पंचम वर्ड पूछेगा, पीछे का पांचवा वर्ड पूरे पंचम वर्ड कहलाते हैं। ठीक है। स्वर के तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहते हैं। आपको पता है ना, स्वर का उच्चारण करते समय बिना किसी मतलब किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है हमें। ठीक है ना, स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। तो वही क्या होता है ना कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहते हैं। ठीक है। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। आपको बता भी दिए कि स्वर के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के हवा एकदम स्वस्थ रूप से एकदम बाहर निकलेगी। आ ई ऊ नहीं निकल रहा है, आ ई ऊ तो ये सब ना ये सब स्वर है, तो देखो निकल रही है कि बिना किसी रुकावट के। संख्या कितनी होती है, 11 होती है। फिर वर्डों का क्रम, उच्चारण स्थान लिखिए। मैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन भेद बताइए। देखो उच्चारण स्थान वर्णों का वर्णित कीजिए ना। तो देखिए वर्णों का, अब आइए देखते हैं इसको। देखो आप लोग को गाइस बता भी चुके, आप लोग को पहले ही, नाम है, स्थान है, स्वर है, व्यंजन है। आप लोग व्यंजन जानते हैं, ये सब पूरा व्यंजन हो गया। आ ई उ री उ ए ओ ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे स्वर है। अब उच्चारण भी आप लोग को बता दीजिए। उच्चारण देखो क्या होता है, पहला नाम क्या, कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब कि नाक और मुंह दोनों से निकल रहा है। अनुस्वार जो कि केवल क्या है, नाक से मतलब कि ध्वनि निकलती है। देखो कंठ तालव्य और कंठोष्ठ। ठीक है। तो आइए देखिए गाइस क्या होता है हमारा, ये तो स्थान होता है। अब जानते हैं कंठ क्या होता है, स्थान कंठ है, कंठ का स्थान कंठ है, तालु का तालु है, मुर्दा का मुर्दा, दांत का दंत है, स्थान ओष्ठ का ओष्ठ है, नासिका है, अनुनासिक का क्या है, नासिका है। और उसके बाद क्या, कंठ तालव्य का कंठ और तालव्य दोनों है, और कंठोष्ठ का कंठ और ओष्ठ दोनों है, तो इसको कंठोष्ठ बोलते हैं। तो गाइस आप लोग को यहाँ पे ना हम लोग बता चुके थे, क्या याद किए थे, के टी एम डी ओ। आप लोग इसको याद कर लीजिए, के टी एम डी ओ का कंठ तालु मुर्दा दांत ओष्ठ, कंठ तालु मुर्दा दांत ओष्ठ, कंठ तालु मुर्दा दांत ओष्ठ। क्योंकि पूछेगा भाई, पूछेगा, हमें लिखना होगा। यहीं पे कहता है कि उच्चारण स्थान में वर्णों का वर्गीकरण कीजिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन भेद बताइए। तो भाई सब कुछ हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमें क्या, देखो उच्चारण स्थान से लिखना है, हमें पूरा ऐसे लिख के हमें लिख देंगे, पूरा याद रहेगा। के टी एम डी ओ, कबूतर खरा गदा, मतलब क ख ग घ, कबूतर खरा गदा करें। तो ये सब छोटी बात है,
छोटे थे हम लोग तो इसे तो देखो क ख ग घ, अब च की बात आएगी च छ ज झ और ये स भी कहा गया तो स किस में पूछ देता है कि बड़ा स वाला किस में आता है, तो हमारा तालु में आता है। बड़ा सा किस में आता है, हमारा तालु में आता है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो आता है ट ठ ड ड़ र और स भी आता है मूर्धा में। त थ ध न ल और स भी दांत में आते हैं। ओष्ठ में कहते जानते हो प फ ब भ म। आप बोल रहे हैं प फ ब भ म, प से देखिए नहीं ओठ में क्या हो रहा है कि नहीं आ रहा है, ओठ का स्पर्श हो रहा है, प फ ब म ओठ का स्पर्श हो रहा है, तो जो ओष्ठ में आते हैं। आए सब देखिए फिर उसके बाद ये आते हैं पूरे इसमें नासिका में। ये दोनों ए ओ का उच्चार स्वर होते हैं, एक कंठ और तालव्य से होते हैं। कंठ और तालु से ए ओ होते हैं और ओ जो होते हैं कंठ और ओष्ठ होते हैं। तो गाइस जी हमारा था क्या, मतलब ये उच्चारण स्थान और वर्णों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान वर्गों का वर्गीकरण आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझा दिए। ठीक है, अब गाइस देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग कितने भारी प्रश्न आ रहा है। देखो स्वर ये देखो स्वर के प्रकार, स्वर कितने 3 प्रकार के होते हैं ना, स्वर हस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आप लोग को बता दें, लेकिन हम यहाँ पे ना जो पहले आप लोग को बताए थे, आप देखो वही चीज़ आया है। तो क्या है, हस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो आइए देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस स्वर कहते हैं। देख लेगा क्या होता है, हस स्वर किसको कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हस स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 4 हैं। ठीक है, 4 होते हैं। अ ई उ री, देख रहे हो अ ई उ री। कोई मतलब कि कोई उच्चारण में ज़्यादा समय तो नहीं लग रहा है ना, कम समय लग रहा है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लग रहा है, बस है तुरंत बोल दिए, ई है ई बोल दिए, ऊ है ऊ, री है री बोल दिए। आप देखो दीर्घ क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन मतलब कि दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हस स्वर, देखो जो हस स्वर है ना, इसके अपेक्षा अधिक समय लगे, इसके से थोड़ा सा ना अधिक समय लगे। देखो अब यहाँ पर अ था, अब आ लगा दिया, अ से आ हो गया। ई था तो बड़ी लगा दिया, ई है ई, फिर ऊ था तो बड़ा ऊ, फिर री था तो री तो ठीक है, फिर ए फिर ओ। तो हमारी क्या होता है, ये दीर्घ स्वर आते हैं। किस में आते हैं, दीर्घ स्वर। तो देखो हर्ष स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होता है, जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। आप इसको एग्जाम्पल में इसको लिख लेंगे आप। प्लुत स्वर देखिए क्या गाइज क्या होता है, प्लुत स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर एवं दीर्घ स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। जी, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। जिससे देखो अब इसमें ना हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से क्या करेगा, तिगुना समय लगेगा। हर्ष स्वर एवं दीर्घ स्वर से भी तिगुना समय लगेगा। अब जैसे कि नहीं ओ नहीं बोलते हैं, तो देखो ओ तो क्या ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, तो ये हर्ष स्वर दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है कि नहीं। तो ये लिखा है ओ, तो गाइज यही होता है, ये हमारा हर्ष स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए वर्डों को लिखने समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब देखो आइए इसको बताते हैं, वर्डों को लिखते समय क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। देखिए अधिक छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्डों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते हैं। जो वर्ड ठीक प्रकार नहीं लिख पाते हैं अथवा लिखने में गलती कर देते हैं, उनका वर्ड निम्न प्रकार से है। जैसे कि अ आ ओ थ द भ, और ध्यान से देखें तो यह समस्त वर्ड ऊपर से खुले रहते हैं। ठीक है, ऊपर से क्या होते हैं, खुले रहते हैं। छात्र इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। जैसे कि थ के ऊपर पूरी लकीर खींच देने से य, और ध के ऊपर पूरी लकीर खींच देने से घ के समान बन जाता है। सही बात। देखिए हमें वर्णों का ना वर्णों को लिखने का सावधानियाँ होनी चाहिए, उसी के बारे में बताया है। जैसे कि कई छात्र होते हैं जिसे हमें ध लिखना है तो हम ध लिख दिए, ठीक है, ध लिख दें, ठीक है, लेकिन हमें तो कोई यहीं पे इसको ऊपर जो लाइन खींचते हैं ना, हमें यहीं पे खींचना है, लेकिन हम ना उसको वहाँ पे ना खींच के ऐसे पूरा खींच देते हैं। तो ये ध ना हो के हमारा य बन जाता है, यह बन जाता है। अब उसके बाद ना अब देखो अब ध दे दिया है, अब क्या हमारा ध है, तो ये देखो ध नहीं यार थी थ था ना, थ तो थ को ऊपर खींच देंगे तो हमारा यह बन जाएगा। आप देखिए ध दे दिया ऐसे ध दे दिया, तो हम अगर यहीं से खींचेंगे यहीं से, तो यही कि अगर यहीं से खींचेंगे तो हमारा उच्चारण अच्छा है।
हम दो वर्डों का उच्चारण अच्छी तरह से कर रहे हैं तो हमारा क्या हमको बना ले, लेकिन हम इसको नहीं खींच के हम इसको पूरा खींच देते हैं तो ये क्या होता है घ के समान हो जाता है। तो गाइस वही कह रहा है कि कोई बच्चों कितने लोग अच्छा मतलब कि इसको ध्यान नहीं देते हैं, जो कि क्या होता है ना अ आ ई उ ये क्या होता है ध्यान देने के पहले समस्त पूर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। छात्र इन वर्डों को लिखते समय उन्हें ऊपर पूरी लकीर खींच देते हैं। ऐसे थ को य ध को घ के समान दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, ख को र लिखा जाता है जो कि पूर्ण न रहकर शब्द बन जाता है, इसलिए ख में निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रहना चाहिए। अब गाइस देखिए कितने लोग ख हम ही देखिए ख ऐसे लिख देते हैं, ऐसे ख लिख देंगे। ठीक है, ख लिख देंगे तो ये हमारा ख हो जाएगा र और लग रहा है ना, तो वही कह रहा है कि जब र लिखते हैं तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, ऐसे जो होता है हमारा निचला हिस्सा ना ख में मिला होना चाहिए। ये हमारा निचला हिस्सा इसे ख में मिला होना चाहिए, तो ये हमारा ख है। तो वही कहा। अब देखो छ की भी बात की है, घ के ऊपर बंद तथा ध के आप देखो यहाँ पे लिखने का तरीका बताया। घ जो है घ के ऊपर ना बंद, घ है उसके ऊपर बंद लिखे, बंद मतलब घ लिखेंगे तो उसके ऊपर इसको पूरा बंद कर देंगे। ठीक है, तो घ ऊपर से बंद तथा ध ऊपर से खुला रहना चाहिए। ठीक है, और छ को गोलाई में लिखना चाहिए, नहीं तो छ के अंक जैसा लगेगा। अब छ को ना गोलाई में हमें लिखना चाहिए। अब ऐसे लिख देंगे ना ऐसे, तो ये क्या होगा हमारा छ जैसा नहीं लग रहा है, ऐसे छ जैसा। अब इसको हमें क्या लिखना चाहिए, गोलाई में लिखना चाहिए, ऐसे ला करे ऐसे। तो वही कह रहा है कि गोलाई में लिखना चाहिए। थ के ऊपर खुला और यह ऊपर से बंद करके लिखा चाहिए। भ ऊपर से खुला अब म ऊपर से बंद करके लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार र न स को भी ध्यान से लिखना चाहिए। तो गाइस यही होता है, आप लोग नहीं करें कि आप लोग मेरी भाषा को समझ रहे होंगे, अच्छे से सुनते होंगे, तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत हेडिंग दे दिया कि वर्डों को लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आप लोग को अच्छे से बता दीजिए, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, हमें एग्जाम में लिखना ही है। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, आप देखिए स्वर आ गया, वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़े से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हुए बिना मतलब मुख के द्वार से बाहर निकल जाती है, स्वर कहलाती हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य प्रकार की सहायता से के बिना स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी भाषा में कुल कितने 11 स्वर होते हैं, आ ई उ री ए ओ। गाइस कुल मैं इसका उच्चारण करते समय जब हम अपना भाषा निकाल रहे हैं, जब हम अपनी वर्डों का उच्चारण कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, वो एकदम सीधा स्वर, हमारी ध्वनि जो कि सीधा एकदम स्वर मतलब सीधा एकदम बाहर निकल जा रही है, इसमें कोई रुकावट आ नहीं रही है, बिना किसी मतलब कि उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, बस इतना। अब देखिए यहाँ पे दिया है गाइस, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और वे स्पर्श व्यंजन क्या अभिप्राय है तथा अंत व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है। और उसके बाद किस भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के नाम लिखिए, संयुक्त व्यंजनों को लिखिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। अब इसके पेज पे मिलेगा पूरा व्यंजन के बारे में ही सब कुछ दिया है। आइएगा स्टार्ट कर देखिए क्या उत्तर क्या है। जब प्राण वायु कंठ या मुख के अवरोध से स्वर है तो उसमें जब वायु मुख से क्या टकराएगी नहीं, सीधे दम निकल जाएगी, तो उसे हम स्वर कर देंगे। और जब टकरा जाएगी थोड़ा सा तो उसे हम व्यंजन कर देंगे। तो देखो जब प्राण वायु कंठ तथा मुख के अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है तो जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि क ख ग आदि प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर ही सहायता से होता है। ठीक है, ऐसे करेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से उन्हें व्यंजन कहते हैं। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन प्रयुक्ति 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, देखो स्पर्श व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श, अब देखो स्पर्श अब सुनते रहिएगा, स्पर्श करती है। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थलों को स्पर्श मात्र करती है। यह 5 वर्ण में होते हैं, जैसे क च ट त प वर्ग। तो ये क्या स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन देखो ये रलवा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती और हवा बिनी रगड़ खाए मुख से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व।
अब देखो उस व्यंजन क्या था, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उस व्यंजन कहलाता है स स स ह। आप लोग को ये सब पहले बता चुके हैं हम लोग अच्छे से। संयुक्त व्यंजन देखो दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलने से, आप बता दें संयुक्त जो सिर्फ दो या दो से अधिक वर्णों को मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं, ठीक है। जैसे क, आधा क और स को मिलकर ना छत्री छ बनता है। और उसके बाद देखो त और र का मतलब त्र बनता है, ज और र को मिलकर क्या बनता है, यज्ञ बनता है। आधा स और पूरा र को मिला के श्रम, इस स्र बोलता है, जिसे श्रम विश्राम बोलते हैं। हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बताइए ना। देखो हिंदी भाषा की वर्तनी अशुद्धियाँ एवं निवारण शुद्ध लेखन का अभिप्राय लेखन संबंधित अशुद्धियाँ न करने से है। इसके लिए 3 बातों पर विचार करना चाहिए। देखो शुद्ध के प्रकार, वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ कई तरह की हो सकती है। उनमें से कुछ प्रकार हैं, जैसे पूर्ण वर्ण संबंधित अशुद्धियाँ। बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को ठीक तरह नहीं समझते हैं और वे प्राय एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ण लिख देते हैं। यह उचित नहीं, क्योंकि कभी कभी तो यह वर्ण के परिवर्तन हो जाने से पूरे शब्द का ही अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि स्वर है और स्वर है, दोनों का अर्थ एक दूसरे में सर्वथा भिन्न है। पूरे वर्णों को कुछ के कुछ लिखकर बालक को अशुद्धियाँ करते हैं। उन्हें भी कई रूपों में देखा जाता है। आप देखो सही बात है गाइस कि पूर्ण वर्ण संबंधित अशुद्धियाँ बताइए। आप देखो ब है, ब को कितने लोग देते हैं, व लिख देते हैं, तो क्या हुई, अशुद्धि हो गई। छ को त्र लिख देते हैं, अशुद्धि हुई। र को बुंदा नहीं देके ये नहीं देते हैं, ऐसे ये बूढ़ा को ढ को ही लिखते हैं तो बुंदा देके इसको लिख देते हैं, सब हमारी अशुद्धि है, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये भी अशुद्धि है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये भी अशुद्धि है, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कि ये वाला स की बात आई, हमें क्या हुआ है ना, अब देखो हमें पीयूष लिखना है, तो पीयूष लिखना है ना, तो पीयूष में देखिए हम ऐसे लिखेंगे, पीयूष ऐसे लिखेंगे ना, पीयूष। अब ऐसे ना लिखे, हम ऐसे लिख दिए पी यू स, या तो फिर ऐसे लिख दे पी यू स, ठीक है। तो लेकिन ये सब देखिएगा ना, इसका उच्चार करते थे सब क्या अशुद्धियाँ हैं, ये सब अशुद्धियाँ हैं, यही वाला सही है मेरा, ठीक है ना। तो उसी तरह स और स की अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए क्या, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कब करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कब करते हैं। गाइस देखिए ना, विस्मयादि बोधक अपने आप में ही बता देता है कि इसका प्रयोग शब्द कहाँ करते हैं। विस्मयादि बोधक, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बेचारा बेसहारा की तरह है एकदम, मतलब कि उसका कोई है ही नहीं। जहाँ क्या हो, भय हो, शोक, घृणा, आश्चर्य, वहाँ क्या कहते हैं, आश्चर्य, वहाँ विस्मयादि पर। अरे क्या हुआ, क्या लिखा है, अरे अब इसमें आदि चिन्ह लग गया, क्या हुआ, वाह, वाह लिख दिए, फिर लगा दिए विस्मयादि, हम मैच जीत गए, वाह क्या बात है, हम मैच जीत गए। तो वही है विस्मयादि चिन्ह, ऐसे होता है। देखो विस्मयादि चिन्ह का ये तो ये होता है, यहीं पे लिख देते हैं, विस्मयादि चिन्ह का चिन्ह ये होता है, भाव को प्रकट करते हेतु, जैसे कि भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्द में विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, यह क्या हो गया, हाय, और लगा दिया विस्मयादि चिन्ह, यहाँ पे देखो लगाया लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, हाय यह क्या हो गया। अब देखो अंतिम क्या लिखा है, अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु का एक समानार्थी शब्द लिखिए। गाइस आप तो लिख देंगे, अग्नि क्या होता है, आग होता है, अमृत का होता है पीयूष, पीयूष सुधा सोम बता दिए, गंगा के क्या हो, सूर सरी भागीरथी भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, गुरु का क्या होता है, अध्यापक होता है यार, अध्यापक गण। और देखो र वर्ण कितने प्रकार से लिखते हैं न, र वर्ण कितने प्रकार लिखते हैं, र वर्ण को 2 प्रकार से लिखते हैं, सही गाइस, र वर्ण को 2 प्रकार लिखते हैं। एक तो देखो पुनर्जन्म, पुनर प्लस जन्म, एक होता है र प्लस हड़, मतलब कि गर प्लस हड़, ग्रहण ना। तो एक ए वाला होता है उड़ंतुआ र होता है, एक ई होता है। तो कितने प्रकार से, 2 प्रकार से लिखते हैं, एक पुनर्जन्म में है, एक ग्रहण में है, ठीक है। एक उड़ंतुआ र वाला होता है, एक इसको क्या नीचे वाला होता है ग्रहण, तो 2 प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए क्या, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या करें, व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। तो आइए गाइस क्या करते हैं, देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सघोष तथा अघोष, ठीक है। अब देखिए सघोष क्या होता है, सघोष व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जिनमें व्यंजन का उच्चारण उस समय तक समाप्ति नहीं होता जब तक कि
जीवा उस स्थान तक पहुंचती है जहां से व्यंजन का उच्चारण होता है। इसके दो भेद होते हैं, पूर्ण सघोष, उसके बाद अपूर्ण सघोष, आ ई उ ई रे। ये सब देखिए क्या होता है, एरलो वही सब होते हैं। पूर्ण सघोष में घोष जारी नहीं रहता। यह घोष उच्चारण के आदि, मध्य तथा अंत भाग में होता है। मध्य तथा अंत भाग में होता है। अब देखो उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन ध्वनियों में निम्नलिखित भेद है। देखो दंतोष्ठ क्या होता है, दंतोष्ठ इन अक्षरों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों का प्रयोग होता है। जैसे कि दंतोष्ठ लिख दिया, दंत मतलब कि दांतों, दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग हो रहा है, तो दोनों और अच्छा दयोष्ठ है ना, दंतोष्ठ नहीं है गाइस, दंतोष्ठ तो नीचे है, दयोष्ठ है, मतलब कि दोनों ओठों का प्रयोग करते हैं। जब दोनों ओठों को आपस में प्रयोग करेंगे तो हम जैसे प फ ब म भ नहीं बोल रहे हैं, तो ये सब दोनों ओठों का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो दयोष्ठ है, तो इसमें दोनों ओठों का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया। दंतोष्ठ में देखिए दांत और ओठ दोनों का प्रयोग करते हैं, ऊपर से दांत तथा नीचे से ओठ का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, फ व और फ, व और फ। दंत क्या होता है, वनली बस क्या दांत का क्या कहते हैं प्रयोग करते हैं, जैसे कि त और ल स। कंठ क्या होता है, कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को कंठ मतलब कि कंठ मतलब कहा जाता है। आ क वर्ग होते हैं। गाइस तालब में क्या होता है, ये सब आप लोग को बता दिए हैं, बस ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, आप लोग समझते जाइए। फिर उसका जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा तालु को स्पर्श करती है उन्हों क्या कहते हैं, तालब भी कहते हैं। केटीएम डीओ, फिर बता दें च वर्ग के होते हैं, ई और स यस होते हैं, ये सब तालब भी होते हैं। मुर्दा भी बता दें, जिन वर्णों का उच्चारण करना मुर्दा पर लगाने से होता है उन्हें मुर्दे कहते हैं। जैसे कि ट वर्ग के आते हैं, उसमें आप लोग को बता दिए थे, जैसे कि क और यही क्या च क ज के बाद मतलब ये नहीं होता क च ट त प, तो ये हमारा क्या है केटीएम, जैसे के टी एम डी यो। ये क्या है कंठ वर्ग के, तालु वर्ग के है। ये क्या मुर्दा वर्ग के, ये क्या है, ये क्या ये ओष्ठ मतलब दंत वर्ग है। ये क्या है वो ओष्ठ मतलब कि प फ ब ओष्ठ वर्ग है। तो आप लोग को इसे क्या बता दिए आप लोग को, ठीक है। अब देखिए क्या होती है, जीवा मूली जिया जिया मूल्य, जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा के मूल का स्पर्श होता है उन्हें क्या कहते हैं, जीवा मूल्य कहते हैं। कुल मिला के ऐसा जीवा मूल्य लिखा ना, जीवा के मूल का स्पर्श होता है, जैसे क ख ग। हाँ, अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है, वायु को निकलने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अघोष में इसमें क्या होता है, नाक का प्रयोग नहीं होता है और वायु को निकलने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, उसे अघोष कहते हैं, ठीक है। अघोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात वायु को निकलने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए विपरीत या विलोम शब्द किन्हें कहते हैं, विपरीत या विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है ना, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं, विपरीत या विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द के उदाहरण निम्न है। आप देखिए क्या है, कायर, कायर का क्या होगा, वीर, अमृत का विष, रात का दिन, घृणा का प्रेम, आदि का अंत, रक्षक का भक्षक, जय का पराजय, आरंभ का अंत, समीप का दूर, दाएं का बाएं, अमीर का गरीब, सेवक का स्वामी, धर्म का अधर्म, आय का व्यय, बुरा का भला, सुलभ का दुर्लभ, उचित का अनुचित, हाय का जीत, पंडित का मूर्ख, अंधकार का प्रकाश, यश का अपयश, गर्मी का सर्दी, अपना का पराया, राजा का रंक, चतुर का मूर्ख, अनुकूल का प्रतिकूल, विष का अमृत, जड़ का चेतन, उपकार का अपकार, सार्थक का निरर्थक, देना का लेना, आलसी का परिश्रमी, स्वतंत्र का परतंत्र, धनी का निर्धन, ऊंचा का नीच, ऊंच का नीच, हर्ष का शोक, पाप का पुण्य, एकता का अनेकता। तो ये हमारा कुछ विलोम शब्द थे गाइस, ठीक है। और क्या देखिए क्या है कि शब्द का महत्व एवं शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। शब्द का महत्व देखिए, वह भाषा रूपी भवन हेतु ईंटों का काम करते हैं, शब्द से ही वाक्य बनते हैं। शब्द का महत्व क्या है ना, शब्द भाषा रूपी भवन
हेतु ईंटों का काम करते हैं। सही बात है गाइस। जैसे कि भवन को बनाने में किसका कार्य होता है? ईंटों का काम होता है। ईंटों का कार्य होता है भवन को बनाने के लिए। तो उसी तरह हमारे क्या होते हैं? शब्द होते हैं। शब्द यही काम करते हैं। शब्द से ही वाक्य बनते हैं। शब्द से ही हमारा वाक्य बनते हैं। वाक्य से जैसे कि हम लोग प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण अब प्रकार। देखो, शब्दों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। शब्दों को ना निम्न प्रकार से क्या वर्गीकृत किया जाता है। आप किसे किसे देखिए, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतिहास या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर, उसका व्याकरणीय प्रकार के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अब आइए इसको देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं गाइज? 5 प्रकार। तो आप लोग याद रखिएगा, अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एनाकार्ती शब्द, एकार्ती शब्द, तो एकार्ती होगा तो अनेकार्ती होगा। एकार्ती शब्द, एनाकार्ती शब्द, समरूपी विन्यार्थक शब्द, अपर्यवाची अथवा समानार्थी शब्द। समरूपी विन्यार्थक शब्द, पर्यवाची अथवा समानार्थी शब्द, विपरार्थक अथवा विलोम शब्द। तो ये सब हमारा क्या हो गया? मतलब अर्थ के आधार पर शब्द हो गए। ठीक है। पर्यवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यवाची शब्दों के कुछ उदाहरण दीजिए। और उसके बाद देखो, पर्यवाची शब्द का अर्थ बताइए। तो पर्यवाची शब्द का अर्थ आप लोग को बता चुके हैं, फिर बता देते हैं एक बार। देखिए क्या, ऐसे भिन्न शब्द जिनके अर्थ एवं एक जैसे होते हैं पर्यवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पर्यवाची शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न है ना। तो आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि क्या है, पर्यवाची शब्दों के कुछ उदाहरण निम्न है। देखिए क्या, असुर। असुर होता है ना राक्षस, दानव होना, तो उसी को करा है। असुर होता है दानव, दानव, अनुज, दंत, निशाचर, राक्षस। ठीक है। अमृत का क्या होता है आपको बता दिए, पीयूष सुधा सोम। पीयूष सुधा सोम आप लोग को बार बार बता रहे हैं। आकाश का नभ, गगन, आसमान, अंबर आप लोग को बता दिए। नभ गगन, नभ अंबर, गगन, नभ योम, आसमान। नभ गगन आसमान अंबर योम, ऐसे याद कर लीजिए। अश्व का घोड़ा है तुरंग घोटक। आइए तो इसे घोड़ा है तुरंगबाजी। अश्व क्या क्या होता है? घोड़ा। अश्व के क्या होता है ना, अश्व का घोड़ा होता है। अब इसको इसे याद करेंगे, घोड़ा है तुरंगबाजी। घोड़ा है तुरंगबाजी भी होता है और घोटक भी होता है। घोटक मतलब घोड़ा, बाजी भी होता है। घोड़ा है तुरंगबाजी, तो घोड़ा का भी ऐसे याद करेंगे आप लोग। ठीक है। उसके आनंद क्या, देखो, हर्ष, उल्लास, खुशी, प्रशंसा, सबको मालूम है। आनंद का क्या होगा? इच्छा क्या होता है? इच्छा, अपने इच्छा क्या होता है? मनोकामना होता है, मनोरथ होता है, कामना होता है, चाह होता है, आकांक्षा होता है। अपना आकांक्षा पूरा कर लिया, अपना इच्छा पूरा कर लिया, अपना चाह पूरा कर लिया, अपना इच्छा पूरा कर लिया, अपना कामना पूरा कर लिया, अपना इच्छा, अपना मनोरथ पूरा हो गया, अपना इच्छा पूरा हो गई। ईश्वर का क्या होता है जानते हैं हम? प्रभु, परमात्मा, भगवान, इस परमेश्वर। इंद्र का क्या होता है? महेंद्र, सूरपति, सुरेश, देवराज, देवेंद्र, देवराज। गंगा क्या होता है? जावी, देव नदी, सुरसरी, त्रिपगा, सुर नदी। और चतुर का क्या होता है? निपुण, दक्ष, कुशल। क्या होता है? निपुण होता है, दक्ष होता है, कुशल होता है। ठीक है। चंद्रमा क्या होता है? शशि, चंद्र, राकेश, चाँद, मयंक, इंदु। शशि, चंद्र, राकेश, चाँद, मयंक, इंदु। जल के क्या होता है? पानी, नीर, वारी, सलील। पानी, नीर, वारी, शरीर। ठीक है ना, सलील। पृथ्वी की क्या होता है? धरा, वसुंधरा, माई, भूमि, धरती। क्या होता है? धरा, वसुंधरा, माई, भूमि, धरती। सूर्य के क्या होता है? भानु, रवि, दिनकर, दिनेश, दिवाकर। सिंह का क्या होता है? वनराज, केहरी, पंचायत, मृगराज। ठीक है गाइज, ये हमारा क्या है? पर्यवाची है। अब गाइज क्या दिया है ना, देखिए कि वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय बताइए। वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के उपाय बताइए। तो गाइज देखिए, तो मतलब छात्रों ने शुद्ध उच्चारण करना, छात्रों से शुद्ध उच्चारण करना। मतलब वर्तनी की अशुद्धियाँ सुधारने के मतलब क्या उपाय, क्या वर्तनी जैसे हो तो इसे क्या, छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाना। जिससे छात्र उसे शुद्ध उच्चारण करवाएंगे तभी ना वर्तनी की हम गलती सुधार सकते हैं। तो वर्तनी तो देखो, छात्रों से शुद्ध उच्चारण करना। कक्षा में शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, शिक्षक भी उसका शुद्ध उच्चारण करे। ठीक है। कक्षा में कड़ी भाषा का प्रयोग करना। खड़ी मतलब कक्षा में खड़ी करें, खड़ी भाषा का प्रयोग करना।
सुलेख का अभ्यास कराना। सुलेख का अभ्यास कराना मतलब सुलेख, मतलब आप बोलिए वो सुने और लिखे, ऐसे क्या होगा उसका मतलब कि मतलब भाषा में सुधार आएगी वर्तनी में। तो सुलेख का अभ्यास कराना। अशुद्ध शब्दों का अनेक बार बार लिख लिख कर अभ्यास करना ना। और उसके बाद समान लिखवा कर उसके बाद समान उच्चारण वाले अक्षरों के अंतर समझना। सही बात है। अब जैसे कि आ गया समान उच्चारण में, तो वही बताए थे आप लोग को ना, जैसे कि होता है अंश और उसके बाद अंश ना। तो ये जो अंश बड़ा वाला अंश है ना, इसका मतलब कंधा और इसका मतलब भाग होता है। ठीक है, ये जो छोटा वाला अंश है इसका मतलब कंधा होता है। तो वही कर रहा है कि जो समान वाला उच्चारण स्थान है ना, इसको क्या करें आप लोग कि समान उच्चारण वाले अक्षरों को अंतर समझिए। तो वही बात हुआ। मुद्रण की अशुद्धियों का संशोधन कीजिए। व्यवहारिक नियमों का ज्ञान कराना। श्यामपट पर लिखकर सुधार करना। और श्रुत लेख लिखवाना, वही श्रुत लेख लिखवाना, ठीक है ना। और उसी को सुलेख भी बोलते हैं। लिखते समय सावधान रहना। सही बात है, जब आप लिख रहे हैं तो सावधान रहिए। शब्दकोश का प्रयोग कराया जाए। शारीरिक दोष का निवारण करना। शब्द लेख का लेख लिखना। ठीक है, शब्द लेख का लेख लिखाना। ठीक है, तो गाइस ये हमारा क्या हो गया, वर्तनी की अशुद्धियों सुधारने का कुछ उपाय हो गया। अब गाइस क्या है ना, हमारा वाचन की प्रकृति का स्पष्ट कीजिए। तो आप वाचन की प्रकृति का, आप लोग वाचन को बताए थे कितने होते हैं, दो होते हैं, सस्वर वाचन होते हैं। तो यहाँ पे देखो वाचन है ना, वाचन का तो दो बताए थे आप लोग को। सस्वर होता है, मौन होता है। तो ये तो आइए इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है वाचन की प्रकृति का। वाचन वह क्रिया होता है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। प्रत्येक ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। एक विदेशी लेखक कैथरीन ओकानर, जो विदेशी लेखक हैं जिसका नाम है कैथरीन ओकानर, का कहना है कि वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें से दृश्य, श्रव्य एवं गति वाहिनी सर्किट का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है। जीवन में वाचन का महत्व अधिक है, इसी कारण विद्यालयों में इसकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। आज देखो मॉन्टेसोरी विधि क्या होता है आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन फिर से देखिए देखते इसके बारे में पूरा विस्तार में दिया है। मॉन्टेसोरी पद्धति में छोटे बच्चों को लिखने की शिक्षा देने हेतु 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, मॉन्टेसोरी में छोटे बच्चों को लिखने के हेतु क्या कहते हैं, 3 विधियां का प्रयोग किया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। सर्वप्रथम बच्चे को लिखने पकड़वाने का अभ्यास कराना चाहिए। जब बच्चे को ना सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, हम ही लोग ना, तो छोट बच्चा होता तो कैसे ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग हाथ रखते थे, ऐसे हाथ रखते कहते थे चलो ऐसे बनाओ, तो ऐसे कहते तो ऐसे करो, तो ऐसे करता था, ऐसे ये शाबाश हो गया। तो ऐसे ही क्या करा है कि सर्वप्रथम बच्चों को लिखनी पकड़वाने का अभ्यास कराना जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज या पट्टी पर रेखा गणित की विभिन्न आकृति खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरकर ही किया जाता है। ठीक है, फिर बालक को अक्षरों का स्वरूप बतलाते हेतु रेगमार्क कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमार्क पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। अब बच्चे अक्षरों के बने हुए आकार पर उंगली फेरते हैं। ये रेगमार्क होता है ना, रेगमार्क जैसे कि देखो हमें क लिखना है, क हो गया। अब इसी पे वो रेगमार्क होता है ना, रेगमार्क अक्षरों का स्वरूप बना होता है। इस पे अगर बना है, इसी पे बच्चे क्या करेंगे, उंगली फेरेंगे। इसी बार बार हम फेर रहे हैं तो इधर पीछे आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पे क आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। तो वही करा है कि उस पर क्या बच्चे अंगुली फेरते हैं। ठीक है ना, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, धीरे धीरे उक्त रेगमार्ग कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि एवं साम्य के परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्व लिखना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो गाइज हमारा क्या हुआ, वाचन की प्रकृति हो गई। नेक्स्ट क्या है गाइज हमारा, लिखने में बैठने का ढंग तथा कागज से दूरी क्या होनी चाहिए। अब गाइज देखिए इसके बारे में, अब जैसे कोई कह रहा है हमें क्या मतलब है इससे, कि मतलब क्या, हमको लिखना है, हम चाहे जितना दूरी पर है, हम पीछे बहुत दूरी पे है, हमको लिखने में आराम लग रहा है, तो उसके लिए भी एक नियम है। क्या है कि लिखने में बैठने का ढंग होना चाहिए और कागज से कितनी दूरी होनी चाहिए। आइए देखते हैं। अच्छे आसन का लिखावट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वाकई में गाइज, अगर हम लोग अच्छे से बैठ के नहीं बोले कि हमको हमेशा पढ़ना चाहिए, तो सो कर नहीं पढ़ना चाहिए। हमको हमेशा क्या, टेबल पर बैठ के ऐसे मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छे शासन का लिखावट पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अतः कुछ भी लिखवाना शुरू करवाने
के पूर्व शिक्षक को बच्चे के आसन पर ध्यान देना चाहिए। लिखने के लिए एक रीड डेस्क का प्रयोग किया जाना चाहिए। शरीर वहाँ तक हो सके संतुलित रखा जाए। जांघें कुर्सी पर सीधी जांघें जो है कुर्सी पर सीधी रहनी चाहिए। निचली भाग पैर का लंब रूप से रहे। पैर का तलवा फर्श पर टिका हुआ हो। दाएं हाथ से लिखे जाएं तथा बाएं हाथ से कागज संभाला जाए। समझ रहे हैं ना? दाएं हाथ से लिखा जाए, बाएं हाथ से कागज ऐसे संभाला जाए। कापी और आँखों की दूरी कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए। देख लेगा इस कितना है? 1 फुट। कापी और आँखों की दूरी कितना होनी चाहिए? कम से कम 1 फुट की होनी चाहिए। बच्चे मेज पर झुक कर न लिखें। इसमें क्या, मेज पर झुक कर मत लिखिए। आप ऐसे देखे होंगे ना, बड़े बड़े लोग होते हैं ऐसे लिखना होता है। मतलब मेडिसिन लिखना है तो मेडिसिन लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है? मेडिसिन टेम्पोररी। तो ऐसे झुक के नहीं लिखना चाहिए, हमें पूरा ऐसे लिखना चाहिए, झुक कर ना लिखें। अर्थात शिक्षक को बच्चे को बैठने के ढंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो गाइस ये रही हमारा लिखने और बैठने ढंग का कागज का प्रयोग। उच्चारण के सुधार की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी है, अथवा मतलब उच्चारण शिक्षा की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। शुद्ध उच्चारण कैसा हो? पाणिनि व याज्ञवल्क्य ने शिक्षा में शुद्ध उच्चारण के बारे में लिखा है। व्याघ्रीय यथा हरेत पुत्रान दृष्टव्यान न पीड़यंत्र। पिता क्या लिखा है? पिता पदम व्या पतन वेद्याम तव्यान प्रयोजयंत। तो ये पाणिनीय शिक्षा थे, ठीक है ना। जिस प्रकार बाघिन अपने बच्चों को मुख में लेकर चलते समय इस बात का ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे को न तो दांत चुभे और न ही वह गिर पड़े। इसी प्रकार वर्णों का उच्चारण करते समय देखना है कि न तो वे दबे रह जाएं और न ही एकाएक बाहर निकल जाएं। जिससे गाइस देखिए बाघिन होती ना, वो अपने बच्चों को मुंह में दबा के जाती है, तो वो नहीं ध्यान रखती है कि इस पर क्या न तो दांत लगे, इस पर क्या होता है, न तो दांत लगे और न इस पर क्या है कि दांत चुभे और न इस पर कोई दिक्कत हो। तो उसी तरह हम वर्डों को उच्चारण कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो ज़्यादा दबे नहीं और एकाएक बाहर निकल न जाए। यही उसका कहने का मतलब एग्जाम्पल था, ये उदाहरण दिया था। ध्वनि व्यवस्था, उच्चारण के प्रमुख देखो ध्वनि व्यवस्था क्या होती है। उच्च शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनि की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी ध्वनियों की व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक है। किस ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होगा? किस ध्वनि का उच्चारण किस स्थान से होगा? अब देखिए बल क्या होता है? जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि वर्ण का उच्चारण किया जाता है उसे बल कहते हैं। सही बात है। बल मतलब बल देकर बोल रहे हैं, जिस शक्ति के द्वारा किसी ध्वनि वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे हम बल कहते हैं। जैसे अक्षर वर्ण बल होता है, अक्षर वर्ण बल होता है। जैसे शब्द बल, वाक्य बल। हरि घर जाता है, बल देकर बोल रहा है हरि को कि हरि घर जाता है, तो शब्द बल है। और वाक्य बल में क्या होगी? पूरे को बोल दिया, हरि घर जा, मतलब कि हरि घर जा सकता है। पूरे को बल देकर बस हरि को बल दिया तो बोला हरि घर जाता है। अब वाक्य में पूरे वाक्य को बल देगा तो बोलेगा हरि घर जा सकता है, हरि घर जा सकता है। तो पूरे को बल देकर बोल रहा है, तो ये भी हमारा कि वाक्य बल शब्द बल। अब गाइस देखिए उच्चारण में किसी ध्वनि पर बल न देने से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिसे देखो लय, जब अक्षर बोलने के बाद दूसरा लय अक्षर बोलने के बीच समान समय देने को लय कहते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे लय है ना, लय को क्या बोलते हैं? एक अक्षर दे रहे हैं तो दूसरा अक्षर देने के बीच क्या होता है? समान थोड़ा सा क्या होना चाहिए? हमें रुकना चाहिए भगोए। जब अक्षर बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के बीच क्या होता है? समान समय देने में लय कहते हैं। स्वराघात क्या होता है? उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह या अवरोह को स्वराघात कहा जाता है ना। उच्चारण में ध्वनियों के समुच आरोह या अवरोघात को क्या कहते हैं? हम स्वराघात का। गति क्या कहते हैं? गति का अर्थ होता है ना शब्द समूहों के बीच में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से।
जैसे गति क्या कहते हैं, गति का अर्थ है शब्द समूहों के बीच में हिचकिचाहट अथवा रुकावट के बोलने से। गाइस इसको हम यहीं पे क्या करते हैं, इसको इस क्लास को यहीं पे हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। क्योंकि अभी हमें देखिए हमारा क्या है ना, पूरे जो कि अभी देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, हमें अदर भी क्लास करना है, ठीक है। तो अभी मेरा इतना ये बचा है, उसके बाद फिर पीछे का जितने ऑब्जेक्टिव आप लोग को नहीं बताते कि इसको करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो क्या हुआ हमारा, ये देखो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, क्या है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, बहुविकल्पी जिसको कहते हैं। तो इसको भी हमें अभी पूरा करवाना है, तो एक क्लास और लगेगी। तो इस क्लास को यहीं पर मतलब करते हैं, एक नेक्स्ट क्लास को कल अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हमें और भी क्लास करना है, ठीक है ना। तो जिससे एक ही क्लास पे टाइम देना ना अपना गोल छोड़कर अच्छा भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमें इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट में क्या कंप्लीट करा देंगे, ठीक है गाइस। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।